नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से आजकल खेल जेर बहस है। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक गेम की खबरें जिस तरह से आ रही हैं वो बहुत हद तक हमारी संवेदनाओं के साथ जुड़ती हैं, चुनौती देती हैं, नसीहत देती हैं और ज़िंदगी जीने का एक सलीका भी बता रही हैं। यहाँ आप दो तस्वीर देखेंगे, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। एक तस्वीर है कीनिया का धावक और स्पेन के फर्नांडिस से आगे निकल आता है और वो गलतफहमी में एक लकीर पहले ही रुक जाता है, उसके आगे 1 मीटर और दौड़ना होता है। स्पेन नंबर 2 पर है, वो उसको मालूम है कि ये गलत जगह पर रुक गया है, वो उसको बोलता है, लेकिन ये कीनिया वाला इसको स्पेनिश नहीं आती तो ये समझ नहीं पाता उसकी बात कि दौड़ना है, उसको बोला है। नतीजा ये होता है कि वो स्पेन वाला उसको धक्का दे करके आगे बढ़ा देता है और वो गोल्ड मेडल ले लेता है। अगर वो चाहता तो स्पेन ले सकता था, लेकिन फर्नांडिस ने ये नहीं किया। जब उससे अखबार के लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप चाहते तो आप गोल्ड ले सकते थे, तो उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे एक नसीहत दी है, एक सीख दी है कि धोखे से कोई चीज़ हासिल करोगे तो ज़िंदगी भर अपनी निगाह में नीचे गिरे रहोगे, नज़र उठा के बात नहीं कर सकोगे। और ये उसका हक था, वो गोल्ड मेडल ले चुका है और हमने कोई नई बात नहीं की, उसको थोड़ा सा पुश किया। ये तो एक घटना ये है। दूसरी घटना है कतर और स्पेन के बीच में। ये दोनों ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं। 2.37 मीटर की ऊंचाई पर दोनों जाकर के कीर्तिमान अपना बनाते हैं। इनमें टाई होता है, दोबारा इनको मौका दिया जाता है कि एक मौका और लो, और इतने में स्पेन का खिलाड़ी उसको चोट लगी होती है तो वो मना कर देता है कि मैं नहीं भाग लूँगा। अब ये कतर वाले को थोड़ा सा अजीब लगा कि मेरे साथ कुछ अजीब सा लग रहा है कि अगर मैं ये करके ऊंची कूद लगा भी जाऊं और मुझे जो मिलेगा तो हासिल क्या होना। तो वो निर्णायक मंडल से पूछता है कि अगर मैं भी वापस कर लूँ अपना नाम तो क्या गोल्ड हम दोनों लोगों को बराबर मिल जाएगा। तो जो निर्णायक मंडल था उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, और इसने भी अपना नाम वापस ले लिया कि हम भी भाग नहीं लेंगे। दोनों एक दूसरे से दौड़ करके पकड़ करके रोने लगते हैं। ये इसको बोलते हैं स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं, भावना, खेल भावना। अब ये भावना है क्या चीज़? ये भावना हमको समाज से, परिवार से, माहौल से मिलता है। ये भावना एक दिन की नहीं होती और इसके लिए कोई किताब भी नहीं बनी है भावना जगाने के लिए। ये भावना एक तरबियत है, एक तमीज़ है, तहजीब है, सलीका है जो आपको बचपन से मिलती है। और अगर ये नहीं रह गए तो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में वो सलीका नहीं आएगा, ये भावना ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए बार बार लोग ये कहते हैं कि हर खेल में, ज़िंदगी के हर खेल में, और जब ज़िंदगी के हर खेल की बात होती है तो उसमें चाहे आर्थिक पक्ष हो, सामाजिक हो, कोई भी हो, उसमें हारने का एक जज्बा होना चाहिए और जीत वाले को बधाई देने का जज्बा होना चाहिए। ये होता है खेल भावना। हमारे यहाँ ये चीज़ मर रही है, पहले बहुत ज़बरदस्त रही, राजनीति में रहा। और राजनीति चूँकि एक उदाहरण होता है हर चीज़ को समझाने का, और ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट होता है सियासत। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। सन 48 में जब सोशलिस्ट लोग कांग्रेस से अलग हुए तो आचार्य नरेंद्र उत्तर प्रदेश असेंबली के मेंबर थे और इन्होंने उस सदस्यता से भी इस्तीफ़ा दे दिया असेंबली से।
पंडित नेहरू चाहते थे कि वो असेंबली में बने रहें, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। सिद्धांत था कि भाई हम अब जब कांग्रेस पार्टी से आए थे और कांग्रेस पार्टी अब छोड़ चुके हैं, तो हमको अब समाजवादी पार्टी से यहाँ बने रहने का कोई मतलब नहीं, हम चुनाव लड़ के आएंगे। तय हो गया। अकबरपुर से चुनाव हुआ। पंडित नेहरू और उनके सरीखे सोच के लोग ये नहीं चाहते थे कि आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ कोई कांग्रेस का उम्मीदवार लड़े, और ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं थी। कांग्रेस इसके पहले अंबेडकर साहब के साथ कर चुकी है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक पंत साहब अड़ गए, जो उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत जी, जो उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो अड़ गए और बाबा राघव दास को ले आए। बाबा राघव दास आए और चुनाव लड़े, जीत गए बाबा राघव दास। देखिए स्पिरिट फिर यहाँ आती है, काम करती है, भावना। पहला ही संबोधन जो उनका हुआ है बाबा राघव दास का, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमसे योगी तो आचार्य जी हैं, आप लोगों ने गलत करके मुझे जिताया है, ये फैसला गलत किया है आप लोगों ने। ये जो स्पिरिट होती है, ये जो भावना होती है, इसका निर्माण यूं ही नहीं होता, काल करता है, परिस्थितियां करती हैं। और ये जब एक बार ये स्पिरिट बन जाती है तो आपके ज़िंदगी के हर हिस्से में ये दिखाई पड़ती है। और दूसरा एक सवाल है, हमारी खेल नीति क्या है। मैं थोड़ा दूसरी तरफ भाग रहा था। सच बात तो ये है कि हमारे पास खेल नीति नहीं है। जिस तरह से हमारे पास विदेश नीति नहीं बची, जिस तरह से हमारे पास आर्थिक नीति नहीं बची हुई है, सब के सब गिरवी रखी जा चुकी है, उसी तरह से सबसे ज़्यादा बुरी हालत में अगर कोई है तो हमारी खेल नीति है। और इसका लंबा इतिहास है। आज़ादी के बाद जब हम भोजन के लिए मर रहे थे, तो ये कहावत है ना कि दाना न पानी खरारा दोनों जून, क्या खेलेंगे जब भोजन ही नहीं है। तो नेहरू का युग तो उसमें निकला, लेकिन उसके बीच में भी खेल चले हैं, ये नहीं कि उसको बिल्कुल इग्नोर किया गया हो। आहिस्ता आहिस्ता जो हम मजबूत होते गए, हमारी खेल भी मजबूत होती गई। लेकिन कहाँ पर हमारे पास नीति नहीं है। विकेंद्रित नीति जब तक खेल की नहीं बनेगी और गांव-गांव तक इसके खिलाड़ियों का चयन नहीं होगा, उनकी प्रतिस्पर्धा में उनको तलाशा नहीं जाएगा, तब तक खेल नीति सफल नहीं हो सकती। अब आप देखिए हमारी हॉकी की टीम महिलाओं की, सारे के सारे रिमोट से निकले हुए बच्चियां हैं जो जा कर के वहाँ से जीत करके आती हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग दास्तां है, सर आप लोगों को जानना चाहिए, जो इसकी कैप्टन है रामपाल, रानी रामपाल की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये जहाँ कोचिंग होती थी हॉकी की, उसके बगल में एक झोपड़पट्टी में ये रहती थी। इनके पिता गाड़ी चलाते थे, मामूली सा ठेला वाला, 80 रुपए की आमदनी थी। माँ मेड सर्वेंट। उस घर में पली, लेकिन वो देखती थी कि दीवार के उस पार हॉकी की प्रैक्टिस होती है। देखते देखते उसका मन हो गया और कोच के साथ पास जा कर के इसने मांगा कि हमको भी सिखा दीजिए। कोच तैयार नहीं हुए और उन्होंने बोला कि देखो तुम शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, और सही बात थी। लेकिन इसकी जिद और इसके लगन ने कोच को समझाया। कोच तैयार हो गया। कोच ने फिर जम के मदद किया, इसके भोजन से लेकर के अपने घर पर रखा, इसको भोजन का, इसको ड्रेस का, वगैरह वगैरह। और आज वही रामपाल, रानी रामपाल, एक दुनिया में हिंदुस्तान का माथा ऊंचा करके आ रही है। ITM यूनिवर्सिटी की लड़की, उसको हमारे मित्र, हमारे सहयोगी भाई रमा शंकर सिंह ने तैयार किया है, जिन्हें हम रमा भाई कहते हैं। उस यूनिवर्सिटी के बच्ची वहाँ से निकलती है। एक आती है, इस तरह के छोटी छोटी जगहों पर पुनिया आती हैं। ये सारे के सारे नाम आप देख लीजिए, ये उन जगहों से हैं जो गांव से निकले हैं और अपनी लगन और मेहनत से, इनको हमारी खेल नीति ने नहीं खींचा है अपनी तरफ। ये लोग जबरन वहाँ पर पहुँचे हैं अपनी मेहनत और मशक्क़त की बदौलत। इनसे निवेदन है, अर्ज है कि आप विकेंद्रित स्वरूप बनाइए। खेल का विकास उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से और चीज़ों का विकास कर रहे हैं आप। आज खेल के विकास की बहुत ज़रूरत है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इन चीज़ों को जेरे बहस करेंगे और समाज में इस सवाल को उठाएंगे। केवल उठाएंगे नहीं, हर गांव-गांव तक में
एक फील्ड तैयार करें खेलने वालों की, बच्चियाँ हों, बच्चे हों, सब। और इसके अनेकों उदाहरण आप देखेंगे मिल जाएंगे। बुला चौधरी जिस दिन पहली बार उतरी है तैराकी में, हिंदुस्तान को शर्म आ रही थी, उसके पास कॉस्ट्यूम नहीं था, स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं था, और किस तरह से वो उतरी, लेकिन आज दुनिया की सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड रख करके जा रही है। तो हम लोगों को थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। इसी शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन एक चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें आखिरी पायदान से, और उसकी घंटी बजा करके हमारे साथ दावेदारी करें। धन्यवाद।